अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सीपीसी का लेक्चर नंबर 11 है और आज का हमारा टॉपिक है अपील फ्रॉम एपेलेट डिक्री, जिसको सेकंड अपील भी कहते हैं। और रेलेवेंट प्रोविजन कौन से हैं? सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन 103, यानी कि आज हम 4 सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री को पढ़ा था और उससे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ अपील पढ़ा था। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आज हम पढ़ेंगे अपील फ्रॉम एपेलेट डिक्री। 4 सेक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ओरिजिनल डिक्री एपेलेट डिक्री को लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस बार फिर शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। ओरिजिनल डिक्री किसको कहते हैं? जब किसी मैटर को फॉर द फर्स्ट टाइम सुना जाता है तब उसके अंदर जो एडजुडिकेशन आती है, जो डिसीजन आता है, वो क्या कहलाता है? ओरिजिनल डिक्री। अभी जो ओरिजिनल डिक्री है, आप इसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हो। तब जो आप अपील फाइल करते हो वो क्या कहलाती है? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, जिससे रेलेवेंट प्रोविजन कौन से? सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 99। इसी अपील को हम क्या कहते हैं? जो ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट की जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट अपील। अब जो इस अपील के अंदर जो डिसीजन आता है, जो डिक्री आती है, उसे हम क्या कहते हैं? एपेलेट डिक्री। अब ये जो एपेलेट डिक्री है ये भी अपीलेबल है। जब आप इस एपेलेट डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल करते हो तो वो अपील क्या कहलाती है? अपील फ्रॉम एपेलेट डिक्री, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जिससे रेलेवेंट प्रोविजन कौन से? सेक्शन 100 से लेकर 103। इसी को हम क्या कहते हैं? सेकंड अपील। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आपको अलाउ करता है कि आप डिक्री के अगेंस्ट 2 अपील्स फाइल कर सकते हो। पहली अपील में जो डिसीजन आया है उसके खिलाफ आप सेकेंड टाइम भी अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सेकंड टाइम जो अपील फाइल करते हो इसे हम क्या कहते हैं? अपील फ्रॉम एपेलेट डिक्री। अब हम इन सेक्शंस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 100, इसकी हेडिंग क्या है? सेकंड अपील। बेयर की जो लैंग्वेज उसको मैं एक बार पढ़ लेती हूँ और फिर उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं यहाँ पर लिखूँगी। तो सेक्शन 100 क्या कहता है? से वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, यानी अगर किसी और लॉ में दिया हुआ है या इसी कोड में अगर कहीं पर दिया हुआ है कि अपील नहीं फाइल हो सकती, उसके अलावा बात की जा रही है। क्या लिखा है आगे? एन अपील शेल लाई टू द हाई कोर्ट। ये अपील कहाँ पर हो सकती है? सेकंड अपील की बात हो रही है। एन अपील शेल लाई टू द हाई कोर्ट में हो सकती है फ्रॉम एवरी डिक्री, हर उस डिक्री के खिलाफ पास्ट इन अपील जो कि अपील में पास की गई, यानी एपेलेट डिक्री, बाय अ कोर्ट। किस कोर्ट ने पास की है? सबऑर्डिनेट टू अ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, और फिर आगे क्या दिए हुए? सेक्शन 100 के अंदर ग्राउंड्स दिए हुए, नेमली ABC करके 3 ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिनके ऊपर सेकंड अपील फाइल की जा सकती है। तो ग्राउंड्स में जाने से पहले जो ये पैराग्राफ लिखा है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इस पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है? यहाँ तक से आपको क्या समझ आए कि सेकंड अपील कहाँ पर फाइल की जा सकती है, कहाँ पर हो सकती है? सेकंड अपील शेल लाई टू हाई कोर्ट। कहाँ पर हो सकती है सेकंड अपील? हाई कोर्ट में हो सकती है। किस डिक्री के खिलाफ हो सकती है? अगेंस्ट एवरी डिक्री पास्ट इन अपील, उस डिक्री के खिलाफ हो सकती है जो कि अपील में पास हुई, यानी कि एपेलेट डिक्री के खिलाफ अपील फाइल हो सकती है। सेकंड। थर्ड क्या है? वो एपेलेट डिक्री किसने पास की हो? बाय अ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट है उस कोर्ट ने वो डिक्री पास की हो। फॉर एग्जांपल, आपका कोई मैटर फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल जज ने सुना, उसके ऊपर डिसीजन दिया, आप उस डिसीजन से एग्रीव्ड हैं, आप उस डिसीजन के खिलाफ अपील फाइल करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये अपील जो ओरिजिनल डिक्री के खिलाफ फाइल की है वो क्या कहलाएगी? फर्स्ट अपील। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, जो डिक्री पास की है, यानी कि एपेलेट डिक्री, जो पर्सन इससे एग्रीड है वो कहाँ पर जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। तो जो अपील हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी एपेलेट डिक्री के अगेंस्ट, वो कौन सी होगी? सेकंड अपील। ठीक है, तो सेक्शन 100 क्या कहता है कि सेकंड अपील हाई कोर्ट में हो सकती है हर उस डिक्री के खिलाफ जो कि किसने पास की हो? उस कोर्ट ने पास की हो जो कि हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट है। और जो शुरू में लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइड, यानी कि अगर कोर्ट में, यानी कि इसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में या कहीं किसी और लॉ में सेकंड अपील बार की हुई है तो उसके अलावा बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, सेक्शन 102 में कुछ मैटर्स पर सेकंड अपील बार की हुई है, तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का क्या मतलब है? कि उन मैटर्स को छोड़ के बाकी क्या है? सेकंड अपील कहाँ पर फाइल की जा सकती है? हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी सेक्शन यानी सेक्शन 100 के अंदर ग्राउंड्स भी दिए हुए हैं कि जिनके ऊपर सेकंड अपील फाइल की जा सकती है। तो इसमें 3 ग्राउंड्स दिए हुए हैं ABC करके। पहला ग्राउंड क्या है? द डिसीजन बीइंग कंट्ररी टू लॉ और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, कि जो डिसीजन है एपेलेट कोर्ट का वो कैसा है? वो लॉ के अगेंस्ट है या फिर किसी यूजेज के अगेंस्ट है। सेकंड क्या है? द डिसीजन हैविंग फेल्ड टू डिटरमिन सम मटेरियल इशू ऑफ लॉ और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, कि वो जो डिसीजन आया है उसमें लॉ से रेलिवेंट किसी मटेरियल इशू को डिटरमिन किया ही नहीं गया। तीसरा है अ सब्सटेंशियल एरर और डिफेक्ट इन द प्रोसीजर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स व्हिच मे पॉसिबली हैव प्रोड्यूस्ड एरर और डिफेक्ट इन द डिसीजन ऑफ द केस अपॉन द मेरिट्स, कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है कोर्ट ने डिसीजन तक आने में उसमें कोई एरर या डिफेक्ट था जिसकी वजह से जो कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें एरर या फिर डिफेक्ट आया है। यानी कि सेक्शन 100 क्या कहता है कि जो सेकंड अपील है वो सिर्फ इन 3 ग्राउंड्स में से किसी ग्राउंड के ऊपर फाइल की जा सकती है, कि जब लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो लॉ के अगेंस्ट आया है, या फिर लोअर कोर्ट ने किसी मटेरियल इशू ऑफ लॉ को डिटरमिन नहीं किया, या फिर जो कोर्ट ने प्रोसीजर अडॉप्ट किया उसमें कोई सब्सटेंशियल एरर है जिसकी वजह से डिसीजन के अंदर एरर आया है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को, तीनों ग्राउंड्स को 1 बाय 1 विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो पहले ग्राउंड क्या है सेक्शन 100 में? डिसीजन बीइंग कंट्ररी टू लॉ और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। अब यहाँ पर टर्म क्या है? लॉ।
तो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से लॉ की बात हो रही है, यानी किसी स्पेसिफिक एक्ट की बात नहीं की कि किस एक्ट के अगेंस्ट अगर डिसीजन आएगा तो उसकी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है लॉ, ये वाइडर है। तो इसमें स्टैट्यूटरी लॉ भी शामिल है, यानी कि एक्ट्स, और जो लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कि नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी भी बात हो रही है। तो कोई भी कोर्ट जब लॉ के अगेंस्ट एक्ट करता है, लॉ के अगेंस्ट कोई डिसीजन देता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन एक्ट कर रहा है, और कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि लॉ के अगेंस्ट होगा तो उस डिसीजन की कोई भी वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, लॉ क्या कहता है, जो कोर्ट का जो डिसीजन है वो किसके ऊपर बेस होना चाहिए, एविडेंस के ऊपर बेस होना चाहिए। वो भी कौन से एविडेंस, रेलेवेंट एविडेंस के ऊपर बेस होना चाहिए। तो अगर कोई डिसीजन कोर्ट का एविडेंस के ऊपर बेस नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि कोर्ट का जो डिसीजन है वो लॉ के अगेंस्ट है। इसी तरह अगर कोर्ट का जो डिसीजन है वो इररेलेवेंट एविडेंस के ऊपर बेस करता है, इनएडमिसिबल एविडेंसेस के ऊपर बेस करता है, वो डिसीजन भी कैसा है, इट इज कंट्ररी टू लॉ, बिकॉज लॉ क्या कहता है कि जो डिसीजन है वो रेलेवेंट एविडेंसेस के ऊपर बेस करना चाहिए। इसी तरह अगर कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करता है, वो आर्बिट्ररी एक्सरसाइज करता है, अनरीजनेबली एक्सरसाइज करता है, तो हम क्या कहते हैं, द कोर्ट हैज एक्टेड कंट्ररी टू लॉ। तो जब भी लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो लॉ के अगेंस्ट है तो इट इज़ अ ग्राउंड ऑफ अटैक इन सेकंड अपील। सेक्शन 100 आपको अलाउ करता है कि जब भी कोई डिसीजन लॉ के अगेंस्ट आएगा तो आप उस डिसीजन के खिलाफ सेकंड अपील फाइल कर सकते हो। इसी तरह दूसरी बात इसी वाले पॉइंट में क्या लिखी है, डिसीजन बीइंग कंट्ररी टू लॉ या फिर यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। यूजेज यानी कि कस्टम्स की बात हो रही है, यूजेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ यानी कि सिर्फ लीगल कस्टम्स की बात हो रही है कि अगर जो डिसीजन है वो लीगल कस्टम्स के अगेंस्ट है। लीगल कस्टम्स यानी कि जो लोकल फैमिली यूजेजेस होते हैं, फैमिली कस्टम्स होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो अगर कोई डिसीजन लॉ के अगेंस्ट है या फिर ऐसे यूजेजेस के अगेंस्ट है विच हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ यानी लीगल यूजेजेस के अगेंस्ट है, तो इट इज़ अ ग्राउंड ऑफ अटैक इन सेकंड अपील, तो आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हो। सेकंड ग्राउंड क्या दिया हुआ है सेक्शन 100 के अंदर, डिसीजन हैविंग फेल्ड टू डिटरमिन मटेरियल इशू ऑफ लॉ और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। यानी कि जो डिसीजन आया है, पहला ग्राउंड क्या था कि डिसीजन लॉ के अगेंस्ट है, दूसरा ग्राउंड क्या है कि जो डिसीजन है उसमें लॉ से रेलेवेंट किसी मटेरियल इशू को डिटरमिन नहीं किया गया। मटेरियल इशू यानी कि ऐसा इशू जो कि इंपॉर्टेंट था, रेलेवेंट था। अगर कोई इमटेरियल इशू है यानी कि जो कि रेलेवेंट नहीं, जैसे डिसीजन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है, मटेरियल इशू यानी कि विच मस्ट बी डिसाइडेड। फॉर एग्जांपल, कोर्ट ने किसी डॉक्यूमेंट के लीगल इफेक्ट को डिटरमिन नहीं किया। दूसरी हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि कोर्ट ने ये डिटरमिन नहीं किया कि जो रेस जुडिकाटा है उसके रिक्विजिट्स यानी कि उसके एसेंशियल्स अप्लाई होते हैं, उसके एसेंशियल्स पूरे होते हैं या नहीं, रेस जुडिकाटा केस में एप्लीकेबल होता है या नहीं। थर्ड एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं कि कोर्ट ने ये डिटरमिन नहीं किया कि सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का अप्लाई होता है या नहीं। तो सेक्शन 5 क्या कहता है कि लिमिटेशन पीरियड के बाद अगर कोई अपील आएगी तो सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, तब सेक्शन 5 अप्लाई होता है, यानी कि तब अपील के लिए टाइम एक्सटेंड किया जाता है। तो अगर लोअर कोर्ट ने ये डिसाइड नहीं किया, ये डिटरमिन नहीं किया कि वाकई सफिशिएंट कॉज मौजूद था या नहीं। इसी तरह अगर कोर्ट ने किसी डॉक्यूमेंट की रेलिवेंसी को डिटरमिन नहीं किया कि कोई डॉक्यूमेंट किसी केस में कि कोई डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है या नहीं है, तो ये सारे इश्यूज़ कैसे हैं, ये मटीरियल इश्यूज़ हैं। तो अगर लोअर कोर्ट ने अपील के अंदर ऐसा डिसीजन दिया है जिसमें किसी मटीरियल इशू ऑफ लॉ को डिटरमिन किया ही नहीं है, ऐसे डिसीजन के खिलाफ सेकेंड अपील फाइल की जा सकती है। और यही बात लीगल यूजेजेस के हवाले से भी है कि अगर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें उसने किसी लीगल यूजेज को डिटरमिन नहीं किया, तो ये भी ग्राउंड ऑफ अटैक है सेकंड अपील के लिए। थर्ड ग्राउंड सेक्शन 100 के अंदर क्या दिया हुआ है, सब्सटेंशियल एरर या डिफेक्ट इन प्रोसीजर विच में पॉसिबली हैव प्रोड्यूस्ड एरर और डिफेक्ट इन द डिसीजन ऑफ केस अपॉन इट्स मेरिट। यानी कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है लोअर कोर्ट ने डिसीजन तक पहुंचने के लिए, उसमें कोई एरर है या कोई डिफेक्ट है, और वो एरर किस तरह का है, सब्सटेंशियल नेचर का है, यानी कि जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो केस का जो डिसीजन आया है उसके ऊपर फर्क पड़ा है, उसमें कोई एरर या डिफेक्ट आया है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यानी कि 3 कंडीशंस पूरी होनी ज़रूरी हैं इस ग्राउंड को यूज़ करने के लिए। कि पहली कंडीशन क्या है, देयर शुड बी एरर और डिफेक्ट इन प्रोसीजर, कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है उसमें कोई एरर या कोई डिफेक्ट हो। दूसरा क्या है कि वो जो एरर या डिफेक्ट है वो किस नेचर का हो, सब्सटेंशियल नेचर का हो। सब्सटेंशियल नेचर का मतलब क्या है कि वो इग्नोरेबल ना हो। ये सब्सटेंशियल नेचर का हम उसको क्यों कहते हैं, कब सब्सटेंशियल नेचर होगी किसी भी एरर या डिफेक्ट की, कि जब उसकी वजह से जो डिसीजन है उसके मेरिट्स के ऊपर फ़र्क पड़ता हो, जो केस का जो डिसीजन आया है उसमें कोई एरर अगर आता हो। तो जब भी प्रोसीजर में कोई ऐसा एरर या डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से जो केस का जो डिसीजन है उसमें कोई एरर आएगा, तो इस तरह के प्रोसीजर के एरर को हम क्या कहेंगे कि इट इज़ ऑफ सब्सटेंशियल नेचर। तो अगर तो केस के मेरिट्स के ऊपर, केस के डिसीजन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा एरर सब्सटेंशियल नेचर का नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो लोअर कोर्ट है उसने प्रॉपर इश्यूज फ्रेम नहीं किए या फिर उन इश्यूज को ट्राई नहीं किया। दूसरी हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि कोर्ट ने जो एविडेंस रिकॉर्ड किया है विटनेस का, वो उस तरह से रिकॉर्ड नहीं किया जिस तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए था। या फिर हम और एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं कि कोर्ट ने किसी एविडेंस को इम्प्रॉपरली रिजेक्ट किया है। तो ये सारे वो एरर्स या डिफेक्ट्स हैं प्रोसीजर
अडॉप्ट करने में जो सब्सटेंशियल नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से केस के मेरिट्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो सेकंड अपील तब फाइल की जा सकती है जब प्रोसीजर के अंदर ऐसा एरर या डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से केस के मेरिट्स के ऊपर फ़र्क पड़े। अगर कोई ऐसा एरर या डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से केस के मेरिट्स के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता तो सेकंड अपील फाइल नहीं की जा सकती। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन नंबर 101। ये क्या कहता है? सेकंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड्स, यानी कि ये क्या कह रहा है कि सेक्शन 100 के अंदर जो 3 ग्राउंड्स मेंशन किए हुए हैं उसके अलावा किसी ग्राउंड के ऊपर भी सेकंड अपील फाइल नहीं की जा सकती। यानी कि जो सेक्शन 100 के अंदर जो 3 स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिए हुए हैं, जो मेंशन किए हुए हैं, सिर्फ उन ग्राउंड्स के ऊपर अपील फाइल की जा सकती है सेकंड। इसके अलावा किसी भी और ग्राउंड के ऊपर सेकंड अपील फाइल नहीं की जा सकती। जबकि जो फर्स्ट अपील में आपने जब पढ़ा था तो वहाँ पर ना कोई ग्राउंड्स मेंशन थे, कुछ भी नहीं था, और ना ही किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन थी। जो फर्स्ट अपील होती है वो किसी भी ग्राउंड के ऊपर फाइल की जा सकती है, जबकि जो सेकंड अपील है वो सिर्फ उन ग्राउंड्स के ऊपर फाइल की जा सकती है जो कि सेक्शन 100 के अंदर मेंशन है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन 102। ये क्या कहता है? नो सेकंड अपील इन सर्टेन सूट्स, यानी कि कुछ ऐसे सूट्स हैं जिनके अंदर सेकंड अपील फाइल नहीं की जाएगी भले वो ग्राउंड्स मौजूद हों जो सेक्शन 100 के अंदर हैं। तो सेक्शन नंबर 102 भी क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन है सेकंड अपील के ऊपर। तो कौन से सूट्स हैं जिनमें सेकंड अपील फाइल नहीं की जा सकती? जो सेक्शन 102 है उसमें से मैंने 2 पॉइंट्स निकाले हैं। पहले क्या है? ऑल सूट्स ऑफ अ नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, वो तमाम सूट्स जो कि किसने ट्राई किए हैं? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज ने ट्राई किए हैं, या फिर ऐसे तमाम सूट्स ट्राइड बाय सिविल कोर्ट्स जो कि सिविल कोर्ट ने ट्राई किए हैं, वेयर द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर डजंट एक्सीड द अमाउंट ऑफ वैल्यू डिटरमिन्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि जिसमें जो सब्जेक्ट मैटर उसकी वैल्यू कितनी है वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो वैल्यू डिटरमिन की है उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो छोटे मोटे केसेस होते हैं उनके अंदर सेकंड अपील फाइल नहीं की जा सकती। तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज कौन से कोर्ट्स होते हैं? ऐसे कोर्ट के छोटे मोटे सिविल केसेस को ट्राई करते हैं। तो हर प्रोविंस के अंदर स्मॉल कॉज कोर्ट मौजूद हैं जिनको प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1887 डील करता है, और जिसका सेक्शन नंबर 15 बताता है कि कितनी वैल्यू के जो सूट्स हैं वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज जो है ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पंजाब का जो प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट है वो बताता है कि जो 2000 तक के जो मैटर्स होंगे तो उनको स्मॉल कॉज कोर्ट सुनेंगे। ठीक है। तो ऐसे जो नेचर के केसेस होते हैं जो कि छोटे मोटे होते हैं जिसकी सब्जेक्ट वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती, ऐसे केसेस के अंदर सेकंड अपील फाइल नहीं की जा सकती। तो हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक वैल्यू सेट की हुई है। तो जितने भी सिविल नेचर के ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि स्मॉल वैल्यूड होते हैं, जिनके सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, तो ऐसे मैटर्स में फर्स्ट अपील का जो डिसीजन है वही फाइनल समझा जाता है, सेकंड अपील वहाँ पर फाइल नहीं की जाती। इसके बाद हमारे पास है लास्ट सेक्शन 103, जो कि क्या करता है? हाई कोर्ट को इम्पावर करता है टू डिटरमिन एनी इशू ऑफ फैक्ट, यानी कि हाई कोर्ट किसी भी इशू ऑफ फैक्ट को डिटरमिन कर सकता है। तो सेक्शन 103 की एप्लीकेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि अपील उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर आएगी जो सेक्शन 100 के अंदर मौजूद हैं। तो सेक्शन 100 के अंदर जो ग्राउंड्स मेंशन है, अगर उनमें से किसी ग्राउंड के ऊपर अपील फाइल की जाती है तब कोई इशू ऑफ फैक्ट मौजूद होगा तो तब उसे डिटरमिन किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट कब एम्पावर है किसी भी इशू ऑफ फैक्ट को डिटरमिन करने के लिए? जब उसके सामने अपील उन्हीं ग्राउंड्स पे मौजूद होगी जो कि सेक्शन नंबर 100 में है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि कब कोर्ट जो है किसी इशू ऑफ फैक्ट को डिटरमिन करेगा। पहली शर्त क्या है कि एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड इज सफिशिएंट, जब कोर्ट के पास रिकॉर्ड में जो एविडेंसेस हैं वो सफिशिएंट हैं किसी इशू ऑफ फैक्ट को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है। उस इशू ऑफ फैक्ट को क्यों डिटरमिन किया जाएगा उसके लिए 2 पॉइंट्स है हमारे पास। वो इशू ऑफ फैक्ट नेसेसरी है किसके लिए? फॉर द डिस्पोजल ऑफ अपील, यानी कि उस अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उस अपील को डिसाइड करने के लिए। और वो जो इशू ऑफ फैक्ट है हैज़ नॉट बीन डिटरमिन बाय लोअर एपेलेट कोर्ट, उस इशू ऑफ फैक्ट को लोअर एपेलेट कोर्ट ने डिटरमिन नहीं किया। तो अगर कोई ऐसा इशू ऑफ फैक्ट है जो कि अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ज़रूरी है और उसे लोअर एपेलेट कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया और एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड सफिशिएंट हैं, तो हाई कोर्ट सेकंड अपील के अंदर उस इशू ऑफ फैक्ट को डिटरमिन कर सकता है। इसी तरह सेकंड पॉइंट क्या है? हाई कोर्ट इशू ऑफ फैक्ट को डिटरमिन करेगा व्हेन एन इशू ऑफ फैक्ट इज रॉन्गली डिटरमिन्ड बाय सच कोर्ट, का मतलब क्या है? लोअर एपेलेट कोर्ट, बाय रीजन ऑफ एनी इलीगैलिटी, एरर और डिफेक्ट इन प्रोसीजर। सेक्शन 100 के अंदर दिए हुए हैं कि अगर लोअर एपेलेट कोर्ट ने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है उसके अंदर कोई एरर और डिफेक्ट है जिसकी वजह से डिसीजन के अंदर कोई एरर और डिफेक्ट आया है, तो अगर कोई ऐसा इशू ऑफ फैक्ट होगा जिसको कोर्ट ने रॉन्गली डिटरमिन किया है, ये तो क्या है कि कोर्ट ने डिटरमिन किया ही नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर कोर्ट ने डिटरमिन तो किया लेकिन रॉन्गली डिटरमिन किया है, क्यों? क्योंकि जो कोर्ट ने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया था उसके अंदर कोई एरर या डिफेक्ट था। तो अगर किसी भी इशू ऑफ फैक्ट को लोअर कोर्ट ने रॉन्गली डिटरमिन किया हो तब भी हाई कोर्ट इम्पावर है कि वो सेकंड अपील के अंदर उस इशू ऑफ फैक्ट को डिटरमिन कर सकता है।
फॉर एग्जांपल जो लोअर कोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं किसी इशू ऑफ फैक्ट के ऊपर वो किसी इनएडमिसिबल एविडेंस के ऊपर बेस करती हैं, या फिर कोर्ट ने किसी एडमिसिबल एविडेंस को, किसी इंपॉर्टेंट एविडेंस को, किसी रेलिवेंट एविडेंस को कंसीडर नहीं किया, तो सेक्शन 103 के अंदर हाई कोर्ट इम्पार्ड है कि वो सेकंड अपील में उन इशू ऑफ फैक्ट्स को डिटरमिन कर सकता है जो कि लोअर कोर्ट ने डिटरमिन नहीं किए या फिर लोअर कोर्ट ने रॉन्गली डिटरमिन किए हैं। कब? जब एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड सफिशिएंट होगा और वो अपील के डिस्पोजल के लिए उस इशू ऑफ फैक्ट को डिटरमिन करना जरूरी होगा, तब सेकंड अपील के अंदर हाई कोर्ट उस इशू ऑफ फैक्ट को डिटरमिन कर सकता है। लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम लिमिट क्या है, सेकंड अपील कितने टाइम के अंदर फाइल करनी चाहिए। तो आर्टिकल 156 लिमिटेशन एक्ट 1908 का क्या कहता है कि जो सेकंड अपील है वो विद इन 90 डेज फाइल करनी चाहिए। होप सो यहाँ तक आपको आज का जो टॉपिक है अपील फ्रॉम एपेलेट डिक्री या सेकंड अपील इसे आप कहें या अपील टू हाई कोर्ट, ये आज आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।